हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे 1919 से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के विशेष संदर्भ में। अगला अपना अधिनियम आता है 1892 का भारतीय परिषद एक्ट। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति को लाया गया था, परंतु ये निर्वाचन पद्धति जो थी ये परोक्ष निर्वाचन की थी, अर्थात जनता का इसमें कोई अधिकार नहीं था कि वो वोट डाल सके या निर्वाचन में भाग ले सके। विधान परिषद के कार्यों को इस 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया था और विधान परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति प्रदान की गई थी। विधान परिषद के कार्यों को 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उसके कार्यों को बढ़ाया गया और विधान परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उसमें अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या 1892 के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा बढ़ाई गई। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा संसदीय शासन जो था वो परोक्ष रूप से प्रारंभ हुआ और प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई थी। जो संसदीय शासन था वो परोक्ष रूप से प्रारंभ हुआ, जनता का तो उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन परोक्ष रूप से वो प्रारंभ किया गया और प्रतिनिधि शासन की नींव रखी गई थी। अब आता है अपने 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। में मिंटो जो था उसने एरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। मिंटो ने एरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और साथ ही इस 1909 के एक्ट द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो आप याद रखिएगा, विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 के द्वारा की गई थी। फिर आता है 1909 के एक्ट द्वारा संप्रदायवाद को मान्यता प्रदान की गई। जो मार्ले मिंटो एक्ट था उसने संप्रदायवाद को मान्यता प्रदान की। फिर इसलिए संप्रदायवाद को मान्यता प्रदान करने के कारण ही इस मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में जाना जाने लगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कौन कहलाएगा? मिंटो कहलाएगा। फिर आता है इस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद का नाम क्या कर दिया गया था? औपनिवेशिक विधान परिषद रखा गया। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो था 1909 के तहत, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का नाम औपनिवेशिक विधान परिषद रखा गया। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दी गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा, कि प्रांतीय विधान परिषद जो थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत कितना होना चाहिए उसको अनुमति प्रदान करने वाला एक्ट कौन सा था? 1909 का एक्ट। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल करने का प्रावधान करने वाला एक्ट कौन सा था? 1909 के भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इसमें कहा गया था कि भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाएगा, तो भारत की वह प्रथम भारतीय जो कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम सदस्य थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और इन्हें विधि सदस्य या कानूनी सदस्य बनाया गया था। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा प्रथम बार बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार सदस्यों को दिया गया था। प्रथम बार बजट पर सीमित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार किस एक्ट द्वारा दिया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा दिया गया था। बंगाल, मद्रास और बंबई की जो कार्यकारी परिषद की संख्या थी 2 थी और उसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 4 कर दी गई थी। किस एक्ट के द्वारा? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा। और सदस्यों को जो है वो प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। अब आता है 1919 का भारत सरकार एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, जो कि 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू जो था ये एक सचिव था
और चेम्सफोर्ड जो थे वो पूर्व वायसराय गवर्नर जनरल थे। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इस एक्ट द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया वापस, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। यह क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है कि किस एक्ट द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। और द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले 8 प्रांतों में हुई थी। बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब और असम में इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले द्वैध शासन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले 8 प्रांतों में हुई थी। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल जो था कि पहले तो एक सदन का ही था, लेकिन 1919 के भारत सरकार एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार 2 सदनीय बनाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा बहुमत सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। विधानमंडल और विधान परिषद में जो सदस्य थे, बहुमत सदस्य, उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पार्लियामेंटो एक्ट द्वारा की गई थी 1909 में। मुस्लिमों के अलावा ये पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी इसे 1919 के एक्ट द्वारा सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों और यूरोप वासियों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू करने वाला एक्ट था पार्लियामेंटो सुधार। उसके अलावा सिख, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों और यूरोप वासियों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था 1919 के एक्ट द्वारा। भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1919 के एक्ट द्वारा। इस एक्ट द्वारा समस्त विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में बांटा गया। अभी तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांत और राज्य सूची, लेकिन पहले 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा समस्त विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में बांटा गया था। लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई थी? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। पहले कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उस समय भारतीय सदस्यों को शामिल किए जाने की संख्या 1 थी, जिसे 1919 के एक्ट द्वारा भारतीय सदस्यों की संख्या कार्यकारी परिषद में 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा ही लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। जो लोक सेवा आयोग स्थापित होता है राज्यों में, वो कौन से एक्ट द्वारा स्थापित किया गया, करने का प्रावधान किया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा। और ली आयोग की सिफारिश पर आयोग था जिसका नाम था ली आयोग। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो किस आयोग की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। पहली बार इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जो केंद्र का जो बजट था उसे पहली बार राज्य बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। राज्य विधानसभाएं जो थी उस समय, उन्हें अपना बजट बनाने के लिए कौन से एक्ट ने स्वयं अधिकृत किया? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट ने। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखकर उन्हें अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा। फिर आता है 8 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गवर्नर जनरल को बनाया गया था। नरेंद्र मंडल जो था उसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी, जिसका अध्यक्ष था गवर्नर जनरल। और ये पॉइंट आप याद रखें कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा 10% जनता को मताधिकार, मत प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 10% जनता को 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा 10% जनता को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब आता है 1935 का भारत सरकार एक्ट, जो कब पारित हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को ये 1935 का भारत सरकार एक्ट पारित हुआ था। और यही एक्ट था जो कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। भारत के जो अधिकांश अभी संविधान के जो
उसमें शामिल फैक्ट हैं वो किससे लिए गए हैं, 1935 के भारत सरकार एक्ट से भी लिए गए हैं। स्टार्टिंग में इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 1935 के भारत सरकार एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। भारत में सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया था 1935 के एक्ट द्वारा, जिसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी। याद रखिएगा, संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस एक्ट के तहत, 1935 के भारत सरकार एक्ट के तहत। फिर आता है, इस एक्ट द्वारा शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में बांटा गया, जैसे अभी है वर्तमान में संघ राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन किस एक्ट के तहत आया था, 1919 के तहत आया था द्वैध शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत। और 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त 1935 के नियम द्वारा, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1935 के एक्ट द्वारा। याद रखिए, कंफ्यूजेबल है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब शुरू की गई थी, 1919 में, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के नियम में स्थापित की गई थी। संघीय विषयों को, जो संघ के जो विषय थे, उसे आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। प्रांतों में उत्तरदायी स्वशासन की स्थापना हुई और प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित की गई थी। 1935 के एक्ट द्वारा पहली बार 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। इस एक्ट द्वारा पहली बार 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। और 1935 के एक्ट के द्वारा ही बर्मा जो था वो भारत से अलग हुआ और सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने थे। बर्मा जो देश था वो भारत से अलग हुआ 1935 के एक्ट द्वारा, तथा सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने। किस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई, तो 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। और 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा ही महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था हुई थी। महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा की गई थी। और पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई और इसे हरिजनों के लिए भी लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा पुनः पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। सबसे पहले 1909 में पार्लियामेंट सुधार आयोग द्वारा की गई थी 1909 में, और 1935 के द्वारा पुनः पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और इसे हरिजनों के लिए भी लागू किया गया था। और 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई थी, 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा। और 1937 में जो संघीय न्यायालय था वो दिल्ली में स्थापित हुआ। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसे माना जाता है, मार्ले मिंटो को। और 1935 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। फिर आता है, किस एक्ट द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई, तो 1935 के एक्ट द्वारा संघीय जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित किस एक्ट के तहत की गई थी, तो 1935 के भारत सरकार एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च प्राथमिकता या सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। अब आता है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को रचनात्मक राजनीतिक विचार की महान सफलता बताने वाले विद्वान कौन है, तो कूपलैंड ने 1935 के एक्ट को रचनात्मक राजनीतिक विचार की महान सफलता बताया। फिर मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह एक्ट जो है 1935 का एक्ट जो है हम पर थोपा गया है। बाहर से तो यह कुछ जनतंत्रीय शासन से मिलता जुलता है, लेकिन ये अंदर से खोखला है। किसने कहा है, मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ये एक्ट हम पर थोपा गया है, अंदर से तो ये खोखला है और बाहर से कुछ जनतंत्रीय शासन से मिलता जुलता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने 1935 के एक्ट को द्वैध शासन से भी बुरा माना था। राजगोपालाचारी ने 1935 के एक्ट को द्वैध शासन से भी बुरा माना। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के एक्ट को दास्ता के घोषणा पत्र की संज्ञा दी तथा उसे अनेक ब्रेकों वाला परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। नेहरू ने 1935 के एक्ट को दास्ता के घोषणा पत्र की संज्ञा दी तथा उसे अनेक ब्रेकों लेकिन
इंजन रहित मशीन कहा था। जिन्ना जो थे उसे इन्होंने 1935 के एक्ट को पूर्ण रूप से सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत बताया था। जबकि एटली जो थे विद्वान, उन्होंने 1935 के एक्ट को अविश्वास का प्रतीक कहा था। एटली ने 1935 के एक्ट को अविश्वास का प्रतीक कहा। अब आता है अंतिम एक्ट, भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947। माउंटबेटन योजना के अनुसार 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता एक्ट पारित हुआ था। यह तारीख आप याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। और इस एक्ट द्वारा वायसराय का पद समाप्त हुआ और दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल का पद बना। वायसराय का पद समाप्त किया गया किस एक्ट के तहत, 1947 के एक्ट के तहत, और दोनों राष्ट्रों में फिर गवर्नर जनरल का पद बना। और इस एक्ट द्वारा 1947 के एक्ट द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि संविधान जो है, संविधान सभा जो है, वो देश की व्यवस्थापिका सभा के समान कार्य करेगी। अब आता है अपना अंतिम फैक्ट, मेस्टन पंचाट। यह 1920 में प्रांतों द्वारा केंद्र सरकार को अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। तो प्रांतों द्वारा केंद्र सरकार को अनुदान देने की व्यवस्था किसमें की गई थी, तो मेस्टन पंचाट 1920 में प्रांतों द्वारा केंद्र सरकार को अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। तो यह आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, 1919 से 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।